सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अध्यापक श्री खुर्शीद हसन जी की बनी हुई एक बेहतरीन पीडीएफ एक बार हम फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की पीडीएफ सामान्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। ये आगामी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में मदद पहुंचाएंगे। समय बर्बाद न करते हुए पहला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों, आप लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में तो सुना ही होगा, साथ में अगर आपने अम्ल क्षार की स्टडी की होगी तो भस्म के बारे में भी जानकारी रही होगी आपको। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि जब अम्ल को हम चखते हैं तो उनका स्वाद कैसा होता है, तो आपका जवाब आएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं याद रहता है तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का मतलब है सिरका। सिरका का स्वाद कैसा होता है? सिरका जो है हम जानते हैं खटाई में डाला जाता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। तो हम ये समझ जाएंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो जब कोई चीज़ हमें नहीं आ पाती है, हम उस चीज़ की कनेक्टिविटी किसी ऐसी चीज़ से कर लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के आसपास उपलब्ध होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि विद्युत अपघटन में जो वैज्ञानिक हुए हैं माइकल फैराडे, उनका बनाया हुआ नियम लागू होता है, जिसे फैराडे के नियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। मतलब आपसे ये इनडायरेक्टली पूछना चाहता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। और ध्वनि तरंगे हमारी जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे ध्वनि तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और ये इसी रूप में यात्रा करती हैं। देखिए, इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास कि ध्वनि में आप देख रहे हैं कि आधा धा आ रहा है और अनुदैर्ध्य में भी आधा धा आ रहा है। तो जहां पर आधे धा और आधे धा का योग हो वहां पर अनुदैर्ध्य ही रहेगा, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। क्योंकि यदि आप अनुप्रस्थ को पढ़ें तो वहां पर आधा धा नहीं आ रहा है। वैसे तो हम ये कहेंगे कि ट्रिक्स के दम पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अक्सर ट्रिक्स हमारे दिमाग से उतर जाती हैं, तब हमारा सवाल गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनको याद रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें ट्रिक्स का सहारा लेना ही होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। सोनार एक तरीके का यंत्र होता है, ये समुद्री यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्री यात्री किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि सोनार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है। जो सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, आपसे ये जानना चाहते हैं। हमको पता है कि सूर्य प्रतिदिन उतनी ही एनर्जी के साथ हमारे आसमान में आता है सुबह। तो सूर्य की जो अपार शक्ति है या सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है या जो ऊर्जा है उसका स्रोत होता है हीलियम। अगला क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से ये क्वेश्चन संबंधित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से पढ़ना है। पामोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। आपका सही जवाब रहेगा कि पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और अगर आप लेफ्ट से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि फलों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, तो आपका सही जवाब आएगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मधुमेह या डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मधुमेह या शुगर हो गया है, मधुमेह, शुगर और डायबिटीज तीनों एक ही चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए अग्नाशय। मानव शरीर के अंदर जो अग्नाशय एक अंग है, ये डायबिटीज के हो जाने पर प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका जवाब रहेगा 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जल संक्रामक रोग का नाम बताइए। आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे और उनमें से आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। इसका मतलब यह है कि कौन सा ऐसा रोग है जो जल के माध्यम से फैलता है। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा हैजा। और आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि हैजा मक्खी जनित रोग है, मक्खी हैजे को फैलाती है। अगला क्वेश्चन है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमारे आसपास पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए जिससे हम बीमार ना हो। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? देखिए दोस्तों, बादलों का घनत्व तो बहुत कम होता है, यही कारण है कि बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। आप खुले आसमान की ओर का भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो आसमान में बादल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है कि ओम किसकी इकाई होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओम प्रतिरोध की इकाई है और प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवर किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेवर होती है। क्वेश्चन इंटरमीडिएट से संबंधित है लेकिन हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों आज ही कल रात में हमने देखा कि टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। साथ में ही उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का एग्जाम भी जल्द लगने वाला है। संभवतः वो एग्जाम 25 जुलाई को है। उसको लेकर के ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों जब ध्वनि की तीव्रता नापनी होती है तो हम लोग ऑडियोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह हमें बता देता है कि हमारे आसपास जो ध्वनि हो रही है वो लगभग कितने डेसिबल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों एक हमारे वैज्ञानिक हुए एंडरसन, इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन जो होता है ये परमाणु के अस्थायी और स्थायी कणों में से एक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा भी परमाणु के अंदर स्थायी और अस्थायी कण रहते हैं। इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये एक तरह के कणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरीके के कणों में पॉजिट्रॉन भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेबीज बीमारी कैसे होती है। दोस्तों रेबीज बीमारी जो है वो कुत्ते के काट लेने से होती है। जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो उस व्यक्ति को रेबीज नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। इसकी खोज, इसके टीके की जो खोज है वो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनकी इस अभूतपूर्व खोज के बाद कुत्तों के काट लेने पर भी मनुष्य को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। तो जो लोग कुत्ते पालते हैं वो लोग इस रेबीज नामक जो टीका होता है, रेबीज की बीमारी का जो टीका होता है वो अपने कुत्तों को लगा देते हैं ताकि यदि कुत्ते कभी दुलार करते समय उन्हें काट लें तो उन्हें रेबीज नामक भयानक बीमारी ना होने पाए। अगला सवाल आपके सामने है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वॉशिंग मशीन आप सभी लोग जानते हैं गंदे कपड़ों को धोने के काम आती है। तो इसकी जो कार्य प्रणाली होती है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अपकेंद्रण का क्या सिद्धांत होता है, इसके लिए आप कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे हमारा इरादा ये भी है कि जो वैज्ञानिक शब्दावली होती हैं जैसे कि अपकेंद्रण हो गया, ऑडियोमीटर हो गया, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हम अलग से लेकर के आए जहां पर हम 2 या 3 टॉपिकों पर कुछ देर आपके साथ वार्तालाप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है
ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके रखी गई है। जब पहले आवर्त सारणी की खोज हुई थी तो वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे नए तत्वों की खोज होती गई ये देखा गया कि आवर्त सारणी जिस आधार को लेकर के बनाई गई है वो आधार सफल नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स की फसल सहायक रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? सबसे पहले तो आप ये जान जाइएगा, हार्स पावर सामर्थ्य या शक्ति की बड़ी इकाई होती है। बहुत सी जगहों पर ये एचपी के नाम से भी लिखा रहता है। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर रहता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? ये पहले भी हमारी पुरानी पीडीएफ यदि आपने देखी होगी तो वहां पर बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब में यदि एक कमी हो तो ये तूफानी मौसम की ओर इशारा करता है। जब वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जाता है तो ये माना जाता है कि आंधी या तूफान जल्द आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? 4 विकल्प हो सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है ये वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन होता है। तो आपको बताना है कि एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? सभी लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा में मापी जाती है, जिसको बहुत से लोग यूनिट भी कहते हैं कि भाई हमारे घर में इतने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्चा हो रही है। लेकिन जहां पर वैज्ञानिक भाषा का बात आएगी तो हम लोग ये कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा जो है वो किलोवाट प्रति घंटा में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? देखिए भाई, हाइपरमेट्रोपिया जो है ये मानव की दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। तो 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आपके सामने आ गए हैं कि मायोपिया क्या होता है। जब कोई व्यक्ति कहे कि भाई मायोपिया हमें हो गया है तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है। और हाइपरमेट्रोपिया नहीं दोस्तों, शायद ये पीडीएफ गलत टाइप हो गई है, हाइपरमायोपिया। तो ये है मानव की दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड। एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देने वाला है, तो मैं इसके लिए आपसे बताना चाहता हूं। लोग अक्सर कहते हैं यार तुम हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब होता है कि बहुत ताव आना, ऊपर गुस्सा आना। तो जब भाई गुस्सा आता है तो हमारा टेम्परेचर उड़ जाता है, इसका मतलब है दूर हो जाता है। तो यहां से हम इसको जोड़ सकते हैं कि हाइपर मायोपिया का मतलब है दूर दृष्टि दोष। हाइपर लगाए तो दूर शब्द लगा देंगे, और मायोपिया में देखिए हाइपर नहीं लगाए तो इसका मतलब है कि वो चीज पास है, तो ये निकट दृष्टि दोष के नाम से जानी जाती है। अच्छा, मानव नेत्र की एक खास बात और भी बताना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति कहे कि उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जब वो कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसका मतलब है कि उसको दूर की चीजें दिखाई देती हैं, उसको पास की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष में पास की चीज दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। मतलब ये अपने नाम के विपरीत है। आगे चलेंगे, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? भाई आपको पता है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। जब आपको बताया गया कि समस्थानिक में जो है परमाणु क्रमांक समान होता है, और हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब यह है कि समस्थानिक परमाणुओं में परमाणु क्रमांक भी समान होगा, प्रोटॉनों की संख्या भी
भी समान होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। क्योंकि Z बराबर P बराबर E, Z परमाणु क्रमांक का प्रतिनिधित्व करता है, P प्रोटॉनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है और E इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आशा करते हैं कि विज्ञान का ये जो PDF आपको बताया गया है ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।